हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रगति पथ। दिस इज मी प्रगति मिश्रा। और हम लोगों ने इसके पहले भूगोल का जो वीडियो देखा था उसमें हम लोगों ने मुगल साम्राज्य और भूगोल का पूरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके मृदा अपरदन, अपक्षय, ये सारी चीजें, अपरदन, ये सारी चीजें कवर की थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था उसमें जो आते हैं आपके अति लघु उत्तरीय में भी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर लिंक दिया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वो देख सकते हैं। और इसके अलावा आप एक प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हैं, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर बाय प्रगति मिश्रा। ठीक है, तो इससे आपको पूरे ये वाले वीडियो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ये प्लेलिस्ट अपडेट होती रहेगी जब तक कि आपका एग्जाम नहीं आ जाता तब तक। तो आप यहाँ पर जो टिप्स एंड ट्रिप्स हैं और क्या क्या आपको डीएलएड के एग्जाम देते समय ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, क्या क्या चीजें करनी चाहिए, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या क्या चीजें आपको नहीं करनी है, स्मार्ट स्टडी किस तरीके से करनी है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके ही आगे बढ़िए। देखते हैं क्वेश्चन 138। 26 जनवरी 2001 को भारत के किस राज्य में भूकंप आया था? गुजरात में आया था। सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारी पृथ्वी से सूर्य लगभग अच्छा, ये सेंटीग्रेड वाला जो फॉर्मूला है आपका, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। एक फॉर्मूला आपका पूछा जाता है वही सेंटीग्रेड टू केल्विन और फॉरेनहाइट वाला, मतलब सेंटीग्रेड से फॉरेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे और फॉरेनहाइट से केल्विन में कैसे चेंज करेंगे, इस तरीके से। तो उसका फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में भी आया हुआ, मेरे समय में भी जब मैंने एग्जाम दिया था डीएलएड का तब भी आया हुआ था। तो फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। फॉर्मूला है सी, ऐसे बता देती हूँ मैं, ठीक है। सी प्लस 273.15 इज इक्वल टू के। एक ये फॉर्मूला है और इसके अलावा दूसरा फॉर्मूला क्या है? दूसरा फॉर्मूला भी मैं आपको यहाँ पर बता दे रही हूँ। दूसरा है के इज इक्वल टू एफ यानी कि फॉरेनहाइट माइनस 32 और बाई 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। हमारी पृथ्वी से सूर्य लगभग कितना दूर है? तो ये है 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य के केंद्रीय भाग में कौन सी गैस हीलियम में परिवर्तित होती है? तो ये है हाइड्रोजन। तो यहाँ पर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती रहती है। अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य की ऊर्जा क्यों नहीं खत्म होती है, तो क्योंकि वहां पर नाभिकीय संलयन होता रहता है और हीलियम, और यहाँ पर देखिए आप क्या हीलियम में परिवर्तित क्या हो जाती है? हाइड्रोजन। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय विकिरण। सौर विकिरण किन तरंगों के रूप में होता है? लघु तरंगों के रूप में। सूर्यताप का कितना भाग पृथ्वी पर आता है? तो आता है ये आपका 51%। सूर्यताप किसे कहते हैं? ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्यताप किसे कहते हैं? तो ये देख लेना आप। सूर्यताप का कितना भाग अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है? 35%। सूर्य द्वारा एक समतल भूमि पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट कितनी ऊर्जा निकलती है? तो 2 ग्राम कैलोरी निकलती है। सूर्य की किरणें पृथ्वी तक लगभग कितने समय में आती हैं? तो ये आ जाती हैं आपके 8 मिनट में। निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? तो ये है ओजोन, ठीक है। ये बहुत पूछा जाता है, पराबैंगनी किरणों का, अल्ट्रावायलेट जो आपकी रेज हैं, इनका भी पूछा जाता है। सबसे हानिकारक कौन सी होती है? सी होती है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो। बाकी लेयर्स पढ़ लेना, लेयर्स कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहली जो लेयर होती है वो आपकी होती है जो पृथ्वी के सबसे पास में होती है, उसे क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल, क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर। देन होती है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल। देन आपकी होती है मेसोस्फेयर यानी कि मध्य मंडल। देन आपकी होती है आपकी आयनोस्फेयर यानी कि आयन मंडल। देन आपकी होती है एक्सोस्फेयर। तो मेरा सिलेबस पूरा जो है इंग्लिश हिंदी दोनों में कवर है, क्योंकि मैं सीटेट पूरे इंडिया लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। बंगाल और पूरा अंडमान निकोबार के भी स्टूडेंट्स हैं कुछ, जम्मू एंड कश्मीर। तो आप भी क्लासेस कर सकते हैं उसकी। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखें और पूरा का पूरा कोर्स आपका बहुत अच्छी स्पीड में और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताते हुए कराया जा रहा है। 30 डेज का एक कोर्स मैंने लॉन्च किया है उसमें। जलीय समीरें कब चलती हैं? बताइएगा, कब चलती हैं?
दिन में चलती हैं। वायु किधर से किधर चलती है? अधिक वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। इससे एक क्वेश्चन याद आ गया, आपका पूछा जाता है वो ज्वार भाटा कैसे आता है। चंद्रमा की चुंबकीय शक्ति वाला कॉन्सेप्ट जो है वो एक बार आप यहाँ पर देख लीजिएगा। उपोष्ण उच्च वायुदाब से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली पवनों को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं सन्मार्गी पवनें। पृथ्वी पर आने वाली सूर्य की किरणों का कोण क्या कहलाता है? आपतन कहलाता है। और उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब के बीच चलने वाली पवनों को क्या कहते हैं? पछुआ पवनें कहते हैं। चक्रवात में निम्न वायुदाब कहाँ पर होता है? वो होता है केंद्र में। ठीक है, चक्रवात जो है अंदर से बाहर की ओर इस तरीके से चलता है, अंदर से ऐसे बाहर की ओर, तो जो केंद्र है, केंद्र में जो है निम्न वायुदाब होता है। प्रति चक्रवात में अधिक वायुदाब कहाँ होता है? तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, ये होता है केंद्र में। संवाहनिक वर्षा कहाँ होती है? विषुवतरेखीय प्रदेशों में होती है। महासागरों से स्थल की ओर चलने वाली पवनों को क्या कहते हैं? ये कहते हैं अभितट पवनें। वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? ये है क्षोभ मंडल। देखो अभी मैंने बताया था आपको ये, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन गैस किस मंडल में पाई जाती है? ये पाई जाती है आपकी समताप मंडल में। यही सब क्वेश्चन हैं जो ज्यादा पूछे जाते हैं, चाहे आप EVS ले लो टेट सीटेट का, या फिर आपका ये वाला भी एग्जाम ले लो, तो इसमें ये इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे भूगोल वाले पोर्शन में। ओजोन गैस समताप मंडल में पाई जाती है। आगे बढ़िए, क्या लिखा है? सबसे कम वार्षिक तापांतर पाया जाता है, तो ये पाया जाता है विषुवतरेखीय क्षेत्रों में। संगठित वायुमंडल की संभावित ऊंचाई कितनी है? तो यह है 1600 किलोमीटर। ओजोन मंडल का विस्तार क्षेत्र आता है, ये आता है 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर। और वायुमंडल में गैस की मात्रा सबसे अधिक कब होती है? तो सबसे ज्यादा अधिक नाइट्रोजन होती है। 78% तक नाइट्रोजन पाई जाती है वायुमंडल में, और 21% तक पाई जाती है आपकी ऑक्सीजन। बाकी 1% में बाकी हीलियम और जो जितनी भी अक्रिय गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारी गैसें पाई जाती हैं 1% में। समुद्र का निकटवर्ती क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है महाद्वीपीय निमग्न तट। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? तो ये है 71% पर। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये है प्रशांत महासागर। महाद्वीपीय निमग्न तट की गहराई होती है 150 से 200 मीटर तक। महाद्वीपीय ढाल कैसा होता है? ये होता है खड़ा। समुद्री जल में औसत लवणता प्रति किलोग्राम कितनी होती है? 35 ग्राम। महासागरीय जल में लवणता किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? तो ये पाई जाती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। पृथ्वी के धरातल में नीचे शैल के संतृप्त भागों में संचित जल कहलाता है, ये क्या कहलाता है? भूमिगत जल। वर्षण का सामान्य रूप जो है वो क्या है? ये है वर्षा। सबसे गहरा जो गर्त है ये, ठीक है, गर्त सबसे गहरा है मेरियाना गर्त, ये पूछा जाता है आपसे। मेरियाना ट्रेंच जो है ये सबसे गहरा है। निम्नांकित में से कौन सा रोग प्रयुक्त बैक्टीरिया युक्त प्रदूषित जल पीने से होता है? तो ये है आपका टाइफाइड हो जाता है। और आपका ये जल को शुद्ध करने वाली दवाई कौन सी होती है? ये सब पूछा जाता है, DDT। निम्नांकित झीलों में सबसे अधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है वान झील में। निम्नांकित में से सबसे अधिक खारा समंदर कौन सा है? तो ये है मृत सागर। भारतीय, अब आ जाता है आपका पॉलिटी, ठीक है, यहाँ से पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो ये आपका पॉलिटी का आ गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ, निरपेक्ष तथा समाजवादी शब्दों को किस संविधान के द्वारा जोड़ा गया है? तो यह है 42वें। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला पॉलिटी का क्वेश्चन यही है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी सदस्य थे कि अस्थायी सदस्य थे? कौन था अस्थायी सदस्य? ये सारी चीजें बहुत पूछी जाती हैं पॉलिटी में। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे भीमराव अंबेडकर। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर जी को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान को लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 में। तो ये एक आपका जो पेपर आता है फर्स्ट, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, उसका भी एक वीडियो, सिंगल वीडियो मैंने बनाया 25 मिनट का। उसमें काफी सारी चीजें बताई हैं, कथन कैसे याद करते हैं, किसने क्या कथन किया, इनके ट्रिक्स के साथ में, वो भी आप जरूर देख लीजिएगा। DLED सेकंड सेमेस्टर बाय प्रगति मिश्रा सर्च करके, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके। इसके अलावा प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास वाला जो है वो आपका सिर्फ 19 मिनट का वीडियो है, तो वो भी आप देख लेना।
भारतीय संविधानों में अनुच्छेद की संख्या क्या है? 395, ये पूछा जाता है। भारतीय संविधान में अनुसूचियां हैं 12, ये भी इम्पोर्टेंट। सच बताऊं तो ये सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट ही यहाँ पर हैं, जो पॉलिटी के हैं। संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या है 6। अब ये मौलिक अधिकार आपसे डिटेल में जरूर पूछा जाएगा, मतलब 100% पूछा जाएगा। पूरी चीजें मुझे पता है कि हाँ आपका पेपर क्या क्या क्वेश्चन आएंगे और कहाँ कहाँ से आपका क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है। ठीक है, तो आप जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और डीएलएड सेकंड सेमेस्टर बाय प्रगति मिश्रा जो प्लेलिस्ट है इसको समय समय पर देखते रहिए आपके एग्जाम तक। जो भी अपडेट्स इसमें आते हैं आप जरूर देखिएगा। संपत्ति के अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया? यहाँ पर मैं आप सबके साथ में ट्रिक्स भी शेयर करूंगी कि ये सारी चीजें मैंने याद कैसे की थी। देखते हैं ये वाला क्या है क्वेश्चन। मौलिक अधिकारों को स्थगित करने का अधिकार है, किसको है? राष्ट्रपति को। निम्नलिखित में से किस अवस्था में मूल अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं? आपातकाल में। उपभोक्ता संरक्षण से तात्पर्य क्या है? उपभोक्ताओं के शोषण के विरुद्ध और शोषण से हटाने के लिए, अधिकारों व हितों की रक्षा करने के लिए। भारत से निर्यात होने वाले प्रमुख कृषि पदार्थ हैं चाय, मसाले, काजू, तंबाकू। अब देखो इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें पूछा जाता है कि आपकी नकदी फसल कौन सी है। नकदी फसल पूछी जाती है, जैसे पूछ लिया गया कि चाय कौन सी फसल है, कागज किस फसल में आता है, और आपकी रबी और जायद खरीफ, ये फसलें आप जरूर तैयार कर लीजिए कि कौन सी फसलें। चाय और कागज का तो चाय, कागज, कॉफी, कपास, ये 4-5 चीजें तो जरूर देख लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय कृषि में निम्न एक और है गन्ना, तो ये जो है ये कौन सी फसलों में आते हैं जरूर देख लेना। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है, क्या है? पिछड़ी तकनीक, जोत का छोटा आकार और सिंचाई का प्रभाव। तो ये दा हो गया। हरित क्रांति संबंधित, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें क्या है? हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो एमएस स्वामीनाथन। जब मैंने डीएलएड किया तो ये 3 सेमेस्टर में क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब समझ लो 4 में से 3 सेमेस्टर में सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा गया था, हरित क्रांति के जो जनक है वो कौन। और ये मतलब जो क्वेश्चन ऐसा था जो सिलेबस में भी नहीं था एक सेमेस्टर में, बट जो है वो पूछ लिया गया था। और मैं टॉपिक, मतलब जब तक आप एक बार रिवाइज करके नहीं जाते हैं चीजों को, तब तक ये आपको लिखना मुश्किल होता है। तो एक बार आप जरूर से हरित क्रांति का टॉपिक एक बार पढ़ के देख लेना। ठीक है, हरित क्रांति का आधार क्या है? उन्नत बीज, सिंचाई, उर्वरक और कीटनाशक। हो सकेगा तो मैं इसी प्लेलिस्ट में आपको बना के डाल दूंगी, 2 मिनट का वीडियो रहेगा, देख लेना आप लोग। भारतीय कृषि के पिछड़ेपन का मूल कारण क्या है? कृषकों की निर्धनता। भारत में कृषि भूमि का प्रतिशत क्या है? तो ये है 21.4%। भूदान आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? ये प्रारंभ किया गया है आपका 1952 में। अंत्योदय कार्यक्रम क्रियान्वित करने में अग्रणी राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत में भूमि सुधार के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है यंत्रीकरण। भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात 20वीं शताब्दी के किस दशक में हुआ था? 6वें। हरित क्रांति संबंधित किस चीज से है? कृषि उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, कि मतलब क्रांति कैसी लाया जाए, क्योंकि उत्पादन उस समय पे इतना ज्यादा हो नहीं रहा था, तो कुछ ऐसी ट्रिक्स बनाई गई थी। नई कृषि नीति कब घोषित की गई? तो 28 जुलाई 2020 में घोषित की गई थी। राष्ट्रीय कृषक नीति कब घोषित की गई? ये 2007 में। कृषि एवं वानिकी किस क्षेत्र से संबंधित है? ये संबंधित है आपकी प्राथमिक क्षेत्र से। परिवहन एवं संचार संबंधित कैसे हैं? ये है तृतीय क्षेत्र से। बैंकिंग एवं बीमा किस क्षेत्र में आता है? तो ये आपका आ जाता है तृतीय क्षेत्र में। और भारत के ग्रामीण क्षेत्र में किसका योगदान अधिक है? तो ये प्राथमिक। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान प्रतिशत है। अब देखिए यही पूछा, किसका योगदान अधिक है? प्राथमिक क्षेत्र का। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान का प्रतिशत क्या है? तो पहले से घट गया है प्रतिशत। भारतीय अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में पाया जाता है सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्र पाए जाते हैं। यदि जनसंख्या की प्रतिशत वृद्धि राष्ट्रीय आय में प्रतिशत वृद्धि से अधिक है, तब प्रति व्यक्ति आय क्या होगा? घट जाएगी। ठीक है, जनसंख्या की प्रतिशत वृद्धि जो है राष्ट्रीय आय में प्रतिशत वृद्धि से अधिक है, यानी कि जो वृद्धि हो रही है वो आय में प्रतिशत वृद्धि से भी ज्यादा है। तो आय जब कम है उससे ज्यादा वृद्धि है तो क्या हो जाएगी? प्रति व्यक्ति आय घटी ही जाएगी। विकासशील अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? कृषि पर अधिक निर्भरता। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है?
उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व होता है। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जबकि मौद्रिक आय धन उपार्जन की क्रियाओं की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ रही हो। तब ये परिभाषा किसने दी है? पीगू ने। मुद्रास्फीति ये आपका पूछा गया इन्फ्लेशन के कारण क्या है? तो घाटे का बजट बनाना, विकास व्यय का बढ़ना, उत्पादन में शिथिलता की कमी। तो ये आपका अब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आ गया यहाँ पर, जो बैंकिंग वगैरह में आपका काम आता है। मुद्रा संकुचन के लक्षण क्या है? तो ये है उत्पादन में वृद्धि मुद्रा की मात्रा से अधिक होती है, मूल्यों में गिरावट आती है। अब मुद्रा संकुचन और ये जो इन्फ्लेमेशन आपका है मुद्रास्फीति, इन दोनों की परिभाषा पढ़ लीजिएगा कि मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, मुद्रा संकुचन किसे। मुद्रा संकुचन का मतलब होता है कि जैसे कि पैसे की वैल्यू ज्यादा है, पैसे की वैल्यू आपकी कम हो जा रही, मतलब है 1 ही रुपए, पहले 100 रुपए में मतलब आप काफी सामान खरीद लेते थे, ठीक है, 5 चॉकलेट खरीद लेते थे। अब 100 रुपए 70 रुपए की डेयरी मिल्क सिल्क ही आती है, तो मुद्रा संकुचन हो गई। उत्पादन में वृद्धि लेकिन मुद्रा की मात्रा से अधिक हो गई है। और मूल्यों में गिरावट, देखो मूल्यों में गिरावट आती रहती है। मूल्य का मतलब ये नहीं, मूल्यों में गिरावट आने का मतलब यही है कि पहले आप सामान ज्यादा खरीद लेते थे 100 रुपए में, आप कम खरीद पा रहे हो, वैल्यू में गिरावट, ठीक है। तो मुद्रा अवमूल्यन के उद्देश्य क्या है? ये अवमूल्यन में भी देखो यही चीज हो गई। प्रतिकूल भुगतान शेष में सुधार, अन्य देशों से व्यापारिक स्थिति बनाए रखना, उद्योगों का संरक्षण। नेक्स्ट क्या है? भारत में मुद्रा अवमूल्यन हुआ है 1948 में, 66 में, 1991 में, तो तीनों में। आधुनिक विचारधारा के अर्थशास्त्री मुद्रा के अंतर्गत सम्मिलित नहीं करते। क्या नहीं करते हैं? बैंक मुद्रा को। प्रमाणिक सिक्का उसे कहते हैं, किसे कहते हैं? जिसका धात्विक एवं अंकित मूल्य होता है बराबर। सांकेतिक सिक्का किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं जिसका अंकित मूल्य धात्विक मूल्य से अधिक होता है, उसे कहते हैं सांकेतिक मुद्रा। अब जैसे इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है बट फिर भी इसका एग्जाम्पल आपको देख लेना चाहिए। धात्विक एवं अंकित मूल्य बराबर हो, जैसे 1 रुपए का सिक्का है, तो 1 रुपए का सिक्का जो है, इसका धातु का भी 1 रुपए है और जो है अंकित जो है वो भी 1 ही रुपए। 5 रुपए पे 5 रुपए का ही वो उसमें मटेरियल लगा और 5 ही रुपए उसका मूल्य है, ठीक है। तो ये अंकित मूल्य और धात्विक मूल्य बराबर। अब सांकेतिक सिक्का ये प्रामाणिक सिक्का हो गया। सांकेतिक सिक्का, अब जैसे नोट है हम लोगों की 2000 की, वो कितने रुपए की कीमत में बनी होगी? हो सकता है 100 ही रुपए में बन गई हो, तो लेकिन जो अंकित मूल्य है इसमें क्या हो गया? धात्विक मूल्य से अधिक है, तो मतलब उस कागज की नोट से आपका जो अंकित है वो ज्यादा है, तो ये हो गया सांकेतिक सिक्का। आगे देखो, मुद्रा का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो यह है विनिमय का माध्यम तथा मूल्य का मापक। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, तो ये किसने कहा था? हार्टले विदर्स ने। भारत में चलने वाला 1 रुपए का उदाहरण क्या है? अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा का 1 रुपए का उदाहरण क्या है? अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा का, ठीक है, मतलब ये अनचेंजेबल है। कृषि एवं उद्योग एक दूसरे के परस्पर क्या है? पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है। कृषि से जुड़ा हुआ है उद्योग, और कृषि नहीं होगी तो उद्योग नहीं होगा, उद्योग नहीं होगा तो कृषि नहीं होगी। भारत का कृषि बढ़ेगी तो उद्योग बढ़ेगा, उद्योग और कृषि घटेगी तो उद्योग घटेगा। भारत का आर्थिक विकास निर्भर काहे पे करता है? सभी प्रकार के उद्योगों पर, मतलब कुटीर उद्योग भी हो, छोटे पैमाने पर भी हो, बड़े पैमाने पर भी हो। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किसके द्वारा घोषित की गई है? तो यह है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। प्रथम औद्योगिक नीति, ठीक है। नई औद्योगिक नीति 1991 में उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में विदेशी निवेश की सीमा को कितना कर दिया गया? तो यह है 51%। कुटीर उद्योगों में कुल श्रमिकों की संख्या नहीं हो सकती है, तो यह है 9, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है, ठीक है। इससे ज्यादा होगी तो फिर वो मतलब ये वाला आपका हो जाएगा, छोटे पैमाने पर उद्योग हो जाएगा। ये कुटीर उद्योगों में सिर्फ 9 से कम ही 9 या 9 से कम। कौन सा कुटीर उद्योग है इनमें से? तो ये हथकरघा, ठीक। तो ये आपका पूरे 229 क्वेश्चंस हो गए 3 वीडियो के पार्ट में, पार्ट 1, 2, 3। सेकंड और थर्ड पार्ट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम ना हो तो सेकंड थर्ड जरूर देख लेना। अदरवाइज अगर आप रिवाइज कर रहे हैं पूरा तो फर्स्ट भी आपका देखना जरूरी है, उसमें मौर्य और पल्लव और चोल वंश ये सारा दिया हुआ है, और अतिलघुत्तरी भी कुछ डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।